डियर पेरेंट्स, ये है प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल फॉर्म जिस पर कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है सैनिक स्कूल एडमिशन के लिए। ये फॉर्म आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट में से मिला होगा, मैंने आपको बता दिया होगा, आपने उसको डाउनलोड भी कर लिया होगा। अब इस फॉर्म में क्या क्या है और किस आधार पे आपका मेडिकल जिला अस्पतालों में, सिविल अस्पतालों में किया जाएगा, उसके बारे में आपको मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखिए, ये फॉर्म है, ये अल्टीमेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस फॉर्म को प्रॉपरली फिल कर लें और जिन चीजों के बारे में आप नहीं जानते हैं, जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, उन्हें किसी जानकार आदमी से पहले समझ लें, फिर उसके बाद भरें। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है ये, पर्सनल स्टेटमेंट पहले ही पेज पे जो मांगा गया है आपसे, नेम ऑफ कैंडिडेट इन फुल ब्लॉक लेटर्स, पूरा नाम लिखना है और कैपिटल लेटर्स में लिखना है। इसमें आपको फादर, मदर और गार्जियन का भी नाम लिख के देना है कैपिटल लेटर्स में। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके सर्टिफिकेट में लिखी हुई हो वो देख करके ठीक ठाक तरीके से यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपनी भर दीजिए। उसके बाद उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये आपकी एज कितनी निकल के आ रही है, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, ये आपको कैलकुलेट करके भर देना है। मेल है या फीमेल है, ब्लड ग्रुप क्या है, अगर आप तक आपने अपना ब्लड ग्रुप कभी चेक नहीं कराया है तो आप जाएं अपने नजदीक की पैथोलॉजी में और अपने ब्लड ग्रुप का टेस्ट करा ले एटलीस्ट, तो वो आप यहां पर भर देंगे। इसके बाद कोई भी अगर आपके बॉडी में कहीं पर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, कुछ लोगों के शरीर पे कहीं कोई मॉल होते हैं या फिर कोई कट का निशान होता है जो विजिबल होता है, जो प्रोमिनेंटली विजिबल कोई साइन हो, जो नॉर्मली शरीर में नहीं पाए जाते, लेकिन आपके साथ किसी शरीर के हिस्से में कोई विशेष चिन्ह है, तो आप यहाँ पर वो भर सकते हैं। अपना परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे और अलॉटेड डेट जो है आपके मेडिकल के लिए, आप उसको यहाँ पर भर देंगे। और जिस भी अस्पताल में आपका मेडिकल होना है उस हॉस्पिटल का आप यहाँ पर नाम दे देंगे। अब यहाँ आपकी फैमिली डिटेल्स मांगी गई है, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर सिस्टर एक्सेट्रा, ये जो भी आप लोगों के परिवार में है लोग, उनका डिटेल देना है। अगर वो जिंदा है तो उम्र क्या है, हेल्थ कैसी है, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है, गुजर चुके हैं, तो किस साल गुजरे हैं और उनके कॉज ऑफ डेथ क्या रहा है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पर अनऑफिशियली मैं आपसे ये कहूंगा कि इसमें कॉज ऑफ डेथ बहुत स्पेसिफिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली नेचुरल डेथ कर सकते हैं ताकि फालतू की चीजें आपके साथ आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में क्रिएट ना हो। फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछा है पॉइंट नंबर 12 में। अगर परिवार में किसी को टीबी है, डायबिटीज है, हीमोफीलिया है, कोई मानसिक बीमारी है, हाइपरटेंशन यानी बीपी है, दिल की कोई समस्या है या खून बहने संबंधित कोई समस्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी है किसी को, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देनी है। अब ये पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री, अब इसमें संक्षेप में अपने बारे में मेडिकल हिस्ट्री के बारे में लिखना है। अब सबसे टिपिकल चीज तो यही है, इंसान को ये समझ में नहीं आता कि अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में लिखे क्या। उस बच्चे को तो खैर को समझ भी नहीं आने वाला, उनके पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आएगा मेडिकल हिस्ट्री में क्या लिखा जाए। देखिए, इसका आंसर यहाँ नीचे है, नीचे के जो और पॉइंट है ना, उनमें ही इनका आंसर आपको मिल जाएगा। और उनमें से कोई चीज बच्चे को है तो आप वहां लिख सकते हो। आप छुपाने को छुपा भी सकते हैं, लेकिन छुपा सिर्फ उन्हीं चीजों को सकते हैं जो चीजें डॉक्टर को पता ना लगे। आपने मान लिया कोई चीज छुपाई और डॉक्टर को पता लग रही है, तो छुपाने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो इसलिए बड़ा सोच समझ करके ये सारे काम करिएगा। अब ये पॉइंट नंबर 14 पे बोलता है, हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कभी कोई चीज आपको रही है, कभी कोई अस्थमा की शिकायत, टीबी की शिकायत, बार बार गला खराब होने की समस्या, या बॉडी में लगातार बहुत ही असहनीय दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, इस तरह की कोई समस्या अगर आपको रहा हो तो, अपच, कब्ज की कोई समस्या रहती हो, किडनी ब्लैडर संबंधित कोई समस्या हो, एसटीडी मतलब ये सेक्सुअल डिसऑर्डर से संबंधित बीमारी है। अगर कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो आपको बताना होगा उसके बारे में। जॉइंडिस यानी पीलिया, आपको हवाई जहाज, नाव, कार, ट्रेन, बहुत लोगों को होता है ना उल्टियां आने लगती है कार में बैठते ही, ट्रेन में बैठते ही, अगर उस तरह कोई सिकनेस है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। देखिए, इसको आप छुपा भी नहीं पाएंगे, कि आज नहीं तो कल ओपन हो जानी है, तो इसको छुपाने से कोई फायदा नहीं है। इसका इलाज है, आप इसका इलाज कर लेंगे, ये सही हो जाएगी। ट्रैकोमा आंखों की एक बीमारी है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, कोई लेजर ट्रीटमेंट हुआ है, कोई सर्जरी हुई आंखों की, उसके बारे में आपको बताना है। कोई और अगर आंख की कोई बीमारी है तो उसके बारे में आपको बात करनी है। यहाँ पर कान से अगर कोई डिस्चार्ज होता है, कोई और अगर कान की समस्या है,
अगर आपको नजला सर्दी जुकाम रहता है फ्रीक्वेंटली, बहुत तेजी के साथ साथ कभी होता रहता है हर साल में, आप ज्यादा परेशान हो जाते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, अगर ऐसा कुछ मेंटल इलनेस है वो आपको बतानी है यहाँ पर। मूर्छा आने की समस्या हो तो आपको बताना है, सीवियर हेड इंजरी, अगर सर में कोई चोट लगी हो तो वो भी आपको डिटेल यहाँ पर देनी है, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी है ना जिसको आप कभी भी छुपा नहीं पाएंगे। जो नहीं छुपा पाएंगे, मैंने पहले भी कहा, उसको बता दीजिए। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए, लड़कियों के लिए इसमें दिया हुआ है ब्रेस्ट डिजीज। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इनका मुझे भी नाम नहीं पता कि क्या है ये, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है आपको। हाँ, आपको यहाँ पॉइंट नंबर 15 में कह रहा है, क्या आप किसी बीमारी, ऑपरेशन या इंजरी के कारण हॉस्पिटलाइज रहे हैं? अगर ऐसा रहा है तो आप यहाँ बता सकते हैं, और नहीं भी बताएंगे तब भी चल जाएगा, तो बहुत जरूरी चीज नहीं है। एनी अदर इंफॉर्मेशन? भाई कौन अपने बारे में बताना चाहेगा? मैं तो बिल्कुल जरूरी नहीं समझता कि मैं फालतू चीजें खुद लिखूं, बैल मुझे मार। डिटेल्स ऑफ वैक्सीनेशन, हाँ ये वैक्सीनेशन का डिटेल है। ये जब आप पैदा हुए होंगे तो आपके माता पिता ने आपका वैक्सीनेशन जरूर से जरूर कराया होगा। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और प्राइवेट अस्पतालों में भी उचित कीमत पर ये सारे के सारे इम्यूनाइजेशन आपके लिए अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स ने बच्चों के लिए कराए ही कराए होंगे, और अगर वो कार्ड आपके पास अभी भी रखा ही होगा तो आप वहां से देख के सारी डिटेल्स में भर सकते हैं। कोई दूसरा अगर वैक्सीनेशन हुआ है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये डिक्लेरेशन भी आपसे यहाँ मांग रहा है कि मैंने जितनी बातें यहाँ ऊपर बताई हैं वो सभी मेरी जानकारी में सत्य है और मैंने कोई भी चीज आपसे छुपाई नहीं है। तो अगर आपने नहीं छुपाई है तो आप बिल्कुल यहाँ पर अपना नाम और पिता का नाम भर के सब दे सकते हैं। ये पेज नंबर 5 तक था कि ये आपका पर्सनल डाटा मांगा है उन्होंने। अब पेज नंबर 6 से जो स्टार्ट हो रहा है, अब वो डॉक्टर का काम है। अब इसके बाद इसमें जो कुछ भी भरना है वो डॉक्टर्स भरेंगे। आपके जिस स्कूल से आपको लेटर आया है, वो उन्होंने आपको जो मेडिकल सेंटर अलॉट किया है वहां के डॉक्टर्स, ये लेके आपको जाना है। इसकी 3 कॉपी मांगी गई है, याद रखना, इसकी 3 कॉपियां जाएंगी। इसको डाउनलोड करके आप इसकी 3 फोटो कॉपीज कराइए, और मैं तो कहूंगा कि 4 करा लीजिए, बेहतर है। 3 तो वहां जमा हो जाएंगी, एक आपके पास अपने रिकॉर्ड में भी होनी चाहिए कि मैंने क्या क्या भरा था। उसकी जो आप भर के वहां, जो मैंने 5 पेज आपको बताए हैं, आप उसमें जो भी भर रहे हैं उसकी फोटोकॉपी तो करीब कम से कम जरूर करा के रख लीजिए। अब डॉक्टर क्या करेगा आपके साथ, ये बता देता हूं मैं आपको। वो आपकी हाइट लेगा, आपका वेट लेगा, यूरिन अपीयरेंस, एल्बुमिन, शुगर, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह वगैरह चेक करेगा, ब्लड एग्जामिनेशन करेगा, आपका हीमोग्लोबिन चेक करेगा, आपका शरीर का ढांचा कैसा है, स्किन कैसी है, पेट की जांच करेगा, लीवर और स्प्लीन की कैसा है, आपका हार्ट, छाती का चेकअप करेगा। सैनिक स्कूल में फिलहाल हाइट और छाती के मेजरमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरी छाती कम होगी या मेरी हाइट कम होगी। बच्चे हैं यार अभी ये 11-12 साल के, इनकी हाइट कोई रिस्ट्रिक्टेड तो है नहीं, इनकी हाइट तो बढ़नी है, और शरीर भी अभी कोमल है, सुकुमार है, शरीर भी बढ़ेगा, विकसित होएगा। तो इसलिए यहाँ पर अभी इतने छोटे बच्चों का कोई ये पैरामीटर नहीं है कि इतनी हाइट होनी चाहिए या फिर इतना चेस्ट होना चाहिए। बस केवल अपने रिकॉर्ड के लिए सारी चीजें उस पर नोट डाउन करेंगे, इससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके श्वसन तंत्र की जांच होगी, नर्वस सिस्टम की जांच होगी। ये देखिए यहाँ पर इसमें दिया भी हुआ है कि एज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन 1997, नो स्टैंडर्ड ऑफ हाइट, वेट एंड चेस्ट मेजरमेंट विल बी एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर सैनिक स्कूल। अब ये डॉक्टर से सर्टिफिकेट मांगा गया है इस बात का कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ वीक कॉन्स्टिट्यूशन, इम्परफेक्ट डेवलपमेंट, मतलब आपका शरीर ठीक ठाक विकसित है, कोई समस्या नहीं है, आपके हेड में कोई इंजुरी नहीं है, और कोई ऑर्गेनिक डिजीज हार्ट या ब्लड वेसल्स की नहीं है आपको। ये तमाम सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। आपको कोई फिस्चुला या फिशर इस तरह कोई समस्या नहीं है, मतलब हिंदी में जो कहते हैं उसको बवासीर और भगंदर, ऐसी कोई समस्या आपके नहीं है। किडनी में कोई समस्या आपकी नहीं है, स्किन संबंधित, त्वचा संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए, और कोई हिस्ट्री का कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि आपको कोई मानसिक बीमारी भी है। ये सारी चीजें डॉक्टर सर्टिफाइड करके दे रहा है। यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट है यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये डॉक्टर ये सारी चीजें जांच करेगा और उसके बाद वो साइन करके सबमिट करेगा सब कुछ। वो तो था ओवरऑल अपीयरेंस और चेकअप के बारे में। यहाँ डॉक्टर आपकी सर्जरी के बारे में चेक करेगा कि कहीं आपकी बॉडी में किसी सर्जरी का कोई साइन तो नहीं है। अपर लिम्फ मतलब ये अपर बॉडी, ये उंगलियां, कलाई, कोहनी, कंधे, सर्वाइकल, ये सारा जो है इसमें कहीं कोई समस्या तो नहीं है, किसी ऑपरेशन के निशान तो नहीं है। और ये आपका लोअर लिम्स मतलब कमर से नीचे का हिस्सा, उसमें कहीं कोई समस्या तो नहीं है। हार्निया या फिर ब्रेस्ट में लड़कियों के यहाँ कोई समस्या तो नहीं है। ये सारी चीजें जो है डॉक्टर सर्टिफाइड करेगा। अब देखिए
कई सारे टेस्ट डॉक्टर आपके करेगा, उन टेस्ट के नाम भी दिए हुए हैं यहाँ पर, और टेस्ट कैसे किए जाएंगे उसके बारे में भी आपको बताया हुआ है। क्या क्या जांच करेगा डॉक्टर, आपकी क्या क्या टेस्ट करेगा। वो आपके फ्लैट फीट, बच्चों के जो पैर कई बार चपटे हुए होते हैं, तो उन चपटे हुए पैरों की जांच करेगा कितना है उसमें। अगर पैर पूरी तरह फ्लैट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर पैर पूरा पूरा बैठ जा रहा है फर्श पे, आप सिंपली ये काम कर सकते हो, घर में चेक कर सकते हो आप उसको। आप बच्चे के पैर को गीला करिए पानी से और उसको फर्श पे पैर रखने कहिए। अगर पैर पूरा पूरा छप जा रहा है तो मतलब वो पूरा फ्लैट फिट है, ऐसे बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर अंदरूनी साइड में एक आर्च बन रही है, उसका पैर यूं आ रहा है, थोड़ा सा ये गोलाई बनती है यहाँ पर इस हिस्से में, तो उसकी मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है, उस बच्चे को डॉक्टर कंसीडर कर सकता है। ये भी दिया भी हुआ है एक्सेप्टेबल फॉर एडमिशन। ये अगर माइनर डिग्री या फ्लैट फुट है तो वो एक्सेप्टेबल है। देखिए नॉक नी, जो पैरों के घुटने हैं वो आपस में टकराते तो नहीं है, उसकी भी एक डिग्री होती है। नॉर्मल टकराने को एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कुछ है तो वो वहां पर फिर उसको नहीं लिया जाएगा। ये बात कर रखी है माइनर डिग्री ऑफ नॉक नी व्हेन डिस्टेंस बिटवीन दिस दिस दिस, ये सारी चीजें आप पढ़िए डिटेल में, ये आपको इसका सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ कही है इन्होंने कि स्कार्स ऑफ ऑपरेशन आर नॉट कॉज ऑफ रिजेक्शन। अगर आपके शरीर में कोई भी ऑपरेशन के निशान है तो ऑपरेशन के निशान होने से रिजेक्शन नहीं होता। अगर जिस चीज का ऑपरेशन हुआ है वो बीमारी ठीक हो गई है, वो समस्या दूर हो गई है, तो स्कार रह गया है तो उससे कोई समस्या नहीं होने वाली, बीमारी नहीं होनी चाहिए। और वो जो ऑपरेशन हुआ है वो 5 साल पहले मिनिमम हुआ होना चाहिए। 5 साल के अंदर का है क्योंकि इसको आपको एविडेंसली प्रूव करना पड़ेगा, कागज दिखाने पड़ेंगे आपको इसके। हार्निया है किसी को अनऑपरेटेड तो विल बी अ कॉज ऑफ रिजेक्शन, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हार्निया रहा है और वो ऑपरेट हो चुका है और अब हार्निया ठीक हो गया है तो रिजेक्शन नहीं होगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कैंडिडेट हु हैव बीन ऑपरेटेड फॉर हार्निया दे मे बी डिक्लेयर्ड फिट प्रोवाइडेड, मतलब कुछ शर्तें हैं कि 1 साल पहले कम से कम 1 साल हो चुका होना चाहिए और फिर दोबारा से उन चीजों की कोई भी लक्षण अब उसके शरीर में नहीं दिख रहे हैं। हाइड्रोसील के बारे में भी यही सेम बात कही गई है। अब बात आती है आईज की, आपकी आंखों की जांच होगी। ये विजन विदाउट ग्लास, विद ग्लास, बेहतर होगा आपने नजदीक की मार्केट में जो आंखों की जांच करने वाली दुकानें हैं जहां चश्मे बनते हैं, आप वहां जाएं। वो लोग इन सब चीजों की बहुत ही आसानी से और बहुत कम फीस में जांच कर लेंगे, आपको पहले से ही पता हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीजों के बारे में अगर आप ये कर लेंगे ना, आप अपने लोकल डॉक्टर से, अपने कस्बे में, अपने गांव में, उसके आसपास जो कहीं कोई डॉक्टर बैठता हो इन सारी चीजों से संबंधित, उससे जाके एक बार आप मिल लें, ये आपके लिए बड़े फायदे की चीज है। दरअसल जहां भी आपका मेडिकल होने वाला है तो मेडिकल वाले दिन तो वैसे भी वहां पर बड़ी भीड़ भाड़ होने, बहुत सारे बच्चे आपके जैसे वहां पे आएंगे मेडिकल के लिए, और फिर उन अस्पतालों में नॉर्मल ट्रैफिक मरीजों का भी रहता है, तो डॉक्टर्स को वो भी हैंडल करना है, आपको भी देखना है, आपको देखने के बाद फिर किसी ऑपरेशन के लिए भी जाना है, तमाम सारी चीजें हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी जांच वो कर पाएंगे, इसमें संशय है। अगर मान लिया उन्होंने जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई गलत कंक्लूजन निकाल दिया और आपको पता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप उसमें कोई बात नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप पहले से अपने बारे में जानते हो, आपने किसी डॉक्टर से इन सब चीजों के बारे में परामर्श किया हुआ है, तभी मैं कह रहा हूं ना कि ये फॉर्म प्रिंट करा लीजिए और प्रिंट करा करके जाइए अपने आसपास जो भी डॉक्टर आपको मौजूद मिलते हैं उन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, सलाह कीजिए। आपके करियर, आपके भविष्य का सवाल है, इतना तो टाइम और इतना पैसा खर्च करना बनता है। डॉक्टर्स अगर फीस भी लेते हैं तो आपको फीस भर के इन सारी चीजों की तसल्ली पहले से कर लेनी चाहिए। अब वो आंखों की जांच करने वाला डॉक्टर ये सारा सर्टिफिकेट भी देगा। अब वो सर्टिफिकेट देने के लिए आप समझ सकते हैं कि वो जो है कितना इंटेंसिव जांच करेगा। भाई उसकी भी नौकरी का सवाल है, जरा सी भी गलत रिपोर्ट बना करके अपनी कलम, अपनी नौकरी नहीं फंसाने वाला है। अब ये ईएनटी वाले डॉक्टर, आंख नाक और गले के डॉक्टर, अब ये भी अगर आपके कस्बे में, शहर में है कोई डॉक्टर जानने वाले, तो आप उनके पास जाएं, एक बार इस पर्चे को उनको दिखाएं और इसके आधार पे अपना एक चेकअप उनसे फॉर्मली करवा लें। ये सारे टेस्ट वो कैसे करेंगे इसके बारे में उन्होंने दिया हुआ है। ये दांतों के डॉक्टर का भी नंबर आ गया भाई, पूरे शरीर की आपकी जांच हो जाएगी। कुल मिलाकर के एडमिशन हो या ना हो, लेकिन कम से कम आपको अपने पूरे शरीर के बारे में तसल्ली तो हो जाएगी कि हाँ, मेरा बच्चा एकदम फिट है, कोई किस तरह की समस्या नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये, आपको बड़ी अर्ली स्टेज में आपको अपने शरीर के बारे में, सारी बीमारियों के बारे में एक जानकारी मिलने वाली है, और भी एकदम ऑथेंटिक। तो ये डॉक्टर साहब जो दांतों वाले हैं, ये आपके दांतों को चेक करेंगे कि कितने दांत आपके हैं, आप कितने दांत के बछड़े हैं, कितने दांत अभी मिसिंग है, और दांतों की कंडीशन कैसी है। इन सारी चीजों के बारे में वो आपसे बात करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे और रिपोर्ट बना के दे देंगे।
और ये लड़कियों के लिए उनका गायनोलॉजिकल टेस्ट भी होगा। जो भी है कोई गायनोकोलॉजिस्ट वो इन सारे टेस्ट को करेगा और अपनी सारी रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करेगा। ये सारे मेडिकल टेस्ट हो जाने के बाद डॉक्टर्स जो है, ये सभी डॉक्टर्स जब एक बार अपना अपना रिपोर्ट दे देंगे तो जो एक पूरा बोर्ड होगा उस अस्पताल का, जो उस अस्पताल के चीफ मेडिकल अफसर होंगे, और ये जिन भी डॉक्टरों ने आंख नाक कान गला दांत चेस्ट ना, ये सारे डॉक्टर्स मिल करके अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे और फिर उसके बाद ये मेडिकल बोर्ड जो होगा ये टोटली अपनी रिपोर्ट को इस फॉर्मेट में साइन करके यहाँ पर उस पर्टिकुलर स्कूल को जहां से आपके लिए लेटर आया हुआ है उस सैनिक स्कूल को सबमिट कर देंगे। यहाँ आपके भी साइन होने हैं और रिपोर्ट को ठीक ठाक पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद डॉक्टर से बात कर लीजिए, तब साइन करिए। साइन आपसे कोई जबरदस्ती दबाव बना के नहीं करवा सकता है। और अगर आप कहीं किसी डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहे हैं तो मेरा तो मानना यह है कि आपको उस डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये थी सारी जानकारी उस मेडिकल फॉर्मेट के बारे में, फॉर्म के बारे में, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल ने अपने पोर्टल पर डाला हुआ है और जिसको लेकर के आपको मेडिकल के लिए जाना है। तो आप इन बातों को अच्छी तरह समझ लीजिए और फिर उसके बाद मेडिकल के लिए बिना देर किए हुए निकल जाइए, पूरा कर लीजिए, क्योंकि मेडिकल में अगर आप अब्सेंट होते हैं या आप मेडिकल अटेंड नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग की प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू।